जी पार्ट 2 हैज़ बीन स्टार्टेड। अच्छा जी, अपना गपशप लगा लें थोड़ी सी ज़रा, फिर सवाल भी कर लेते हैं। पता नहीं कौन सा सवाल है, देखते हैं वो तो बाद में। एक छोटी सी बात मुझे बताएं, कुछ बातों की बेस बना लें पहले, फिर ताकि सवाल चलते हुए तंग ना हो। ये लेजर बैंक है, मेरे पास इसमें कैश पड़ा हुआ था 400 रुपये लेट से, और मैंने एक खर्चा इससे पे कर दिया 480 रुपये का ओवरड्राफ्ट। तो क्लोजिंग बैलेंस किस तरफ आ गया? कैश का ओवरड्राफ्ट नहीं हो सकता, बैंक का होता है, ठीक है ना। दराज में जितने पड़े हैं उससे ज़्यादा आपने निकाल लिए, ऐसा नहीं होता, ठीक है सर। साथ वाले के दराज से निकाले हैं। अच्छा जी, अब जब बैलेंस शीट बनती है तो बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स में इसका नाम हम क्या लिखते हैं? लिखते ही नहीं है। ये करंट एसेट्स नहीं रहा, करंट लायबिलिटी बन गया, और करंट लायबिलिटी में इसका नाम जाकर हम लिख दिया करते हैं फिर बैंक ओवरड्राफ्ट 80। लेकिन क्या कभी हमने लेजर का नाम बदल के बैंक ओडी किया? किसी चीज़ की बुनियाद बना रहा हूँ। डेटर का लेजर होता है, हमने एक बंदे से पैसे लेने थे, उसको हमने सेल की थी 850 रुपये की, ठीक है। गुजर रहा था वो, हमने कहा भाईजान आपने कुछ पैसे देने थे, कहने लगा यार 1000 का नोट है फ़िलहाल यही रख लो। हमारे पास भी चेंज नहीं था, उसके पास भी 850 नहीं थे। कैश डेबिट डेटर क्रेडिट हमने कर लिया। बैलेंस क्या आ गया? 150। ये 150 आ जाया करता था इंट्रो के अंदर, अगर आपको याद नहीं है तो अब बता रहा हूँ। नेगेटिव बैलेंस डेटर का मतलब डेटर से ज़्यादा पैसे आ गए, ये कल को रिफ़ंड करेंगे या अगली सेल में एडजस्ट करेंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब इसको वैसे आसान रखने के लिए रिफ़ंडेबल ही कहते हैं। वो पकड़ा गया 1000, कहते हैं यार ये तो पकड़ो ना आप, 850 रुपये जो है ना वो मैं फिर किसी वक्त आते जाते ले जाऊँगा, ऐसे ही होता है ना। तो अब 1000 हमने 850 लेना था और अब हमने उसका 150 देना है, तो अगले पीरियड में ये क्लोजिंग लायबिलिटी ये फिर पे हो जाएगी। तो ये डेटर क्रेडिट हो जाए, ये डेटर डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा 150 से, ठीक है ना। लेकिन मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि बैलेंस शीट के अंदर अब ये करंट एसेट्स के अंदर नज़र आएगा ही नहीं, बल्कि करंट लायबिलिटी में इसको आप कोई भी नाम दे दो, रिफंडेबल, एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी कह सकते हैं, रिफंडेबल भी, एडवांस फ्रॉम कस्टमर ज़रा पूरा वही लिख लेते हैं। ये क्या हो गया जी? एडवांस फ्रॉम कस्टमर बन गया। आपको अगर रिफंडेबल करना है, रिफ़ंड करना है तो रिफ़ंड कर देना, नहीं करना तो अगली सेल में एडजस्ट कर देना। लेकिन आप बैलेंस शीट में तो इसका नाम बदला, बैलेंस शीट में तो इसका नाम बदला, लेकिन आपने लेजर का नाम नहीं बदला, ठीक है। ये बेस मैंने इसलिए बनाई है कि मैं अब आपको करवाने लगा हूँ ऑपरेटिंग लीज, लेसर की है ये, और लेसर ने किराया कमाना होता है। अब अगर सर्विस दे ली यानी किराया कमा लिया, लेकिन अभी आया नहीं, तो क्या कहते हैं? रिसीवेबल। और अगर अभी कमाया नहीं, पहले कैश आ गया है, तो इसको क्या कहते हैं? अनअर्न्ड। अब कभी रिसीवेबल तो कभी अनअर्न्ड होता रहेगा, लेकिन मैं दोनों के लिए अलग अलग अकाउंट्स नहीं बनाऊंगा। ये बुनियाद इसलिए डाली कि ये हम बचपन से करते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। अब इस पे वापस आएंगे थोड़ी देर में, ये ज़रा बुनियाद बन गई। अच्छा, होता क्या है जी मामला? मिसाल के तौर पे, अभी सवाल इधर है, मिसाल इधर है, ठीक है ना। तो ये फ़िलहाल मिसाल के तौर पे समझ लो, फिर सवाल के तौर पे कर लेते हैं, ठीक है। मतलब मैं तो ये सवाल भी कर ही रहा हूँ, लेकिन आप सिर्फ समझें इसको।
एसेट हमने 2 साल के लिए लीज पर दे दिया और एसेट ये लीज पे देने का मतलब ये भी देखो, अब एक है कि भाई ने शादी के ऊपर लेमोजीन जो है वो बुक करा ली 3 दिन के लिए। अब वो जिसकी लेमोजीन है उसका वो एसेट है, वो लेसर है, उसको किराए पे दे रहा है, तो इस भाई साहब का ओनरशिप इसकी नहीं बन जाएगी, वो उसी की किताबों में रहेगा, तो सिर्फ रेंट पे इसने कुछ दिन के लिए एसेट दिया है। तो ऑपरेटिंग लीज ये होती है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कुछ दिन ही हो, कुछ महीने भी हो सकते हैं, कुछ साल भी हो सकते हैं। एक जनरेटर मैंने लेकर रखा हुआ है, बड़ा पता नहीं कितने KVA वाला, 5 वाला, ठीक है, होता है 5 वाला, पता नहीं, खैर वो तो सोलर के पैनल होते हैं ना, 5 KVA 10 KVA, चलो जी मैंने कोई 5 KVA का जनरेटर लेकर रखा हुआ है। अब उसकी यूज़फुल लाइफ शायद मुझे लग रहा है 25 साल तो ये कहीं नहीं जाता, इसकी एहतियात करके रखें तो, लेकिन वो मैंने अपने लिए नहीं रखा हुआ, वो मैं किराए के ऊपर देता हूँ मुख्तलिफ कंपनीज़ को जिन्हें ज़रूरत पड़े। तो किसी को 6 महीने के लिए दे दिया, किसी को साल के लिए दे दिया, किसी को 2 साल के लिए दे दिया, ये मुमकिन है। लेकिन उसकी चूंकि असल लाइफ 25 साल है, तो एक से आएगा दूसरे के पास जाएगा, दूसरे से आएगा तीसरे के पास जाएगा, तीसरे से आएगा चौथे के पास जाएगा, हमारी किताबों में ही रहेगा, इसलिए तो मैं ऑपरेटिंग लीज कह रहा हूँ इसको, ठीक है ना। तो ये कुछ इस किस्म का एसेट है। 2010 में मैंने ये 2 साल के लिए लीज पर दिया। पहले साल का किराया 150, दूसरे का 100, दूसरे का 150, ठीक है, दूसरे का 150। अच्छा, अब चूँकि इंट्रो वाली अकाउंटिंग फिर चल रही है, तो अब आप लोग क्या करना चाह रहे हैं, आप कहेंगे कि जी हम 2010 के अंदर एंट्री करेंगे कैश डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट 100 रुपये से, ठीक है, और उसके बाद ये 2010 में आपने एंट्री कर दी, और 2011 में आप एंट्री करेंगे कैश डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट 150 से, ठीक है, 2011 में। अब आपका दिल कर रहा है बस ऐसी एंट्रीज हो जाएं, जो कि लॉजिकल भी लग रही है बात, इतनी बुरी बात तो नहीं लग रही मुझे ये, ठीक है, ऐसी बात तो ठीक है, किसी हद तक बचपन में इंट्रो वाले बच्चे को ये कहा जा सकता था। लेकिन अब एक मसला आप में से ही किसी ने उठकर खड़ा कर देना है, बल्कि जिन्होंने ये मसला खड़ा किया होगा उनकी बात कर रहा हूँ, आप तो शरीफ लोग हैं। कहने वालों ने ये कहा कि ये मुनासिब नहीं है कि आपका एसेट हर साल बराबर फ़ायदा देने के लिए तैयार है, जबकि आपने उसकी इनकम अलग अलग बुक की है। क्या एसेट, ये मेरा जनरेटर पहले साल स्लो चलेगा, दूसरे साल तेज़ हो जाएगा? तो अगर डेप्रिशिएट कर रहा हूँगा मैं, तो डेप्रिसिएशन तो दोनों साल बराबर नहीं लूँगा, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट की तो थोड़ी वायलेशन नहीं बन रही। एसेट तो बराबर फ़ायदा दे रहा है, बराबर फ़ायदा दे रहा है। किरायों में क्या फ़र्क है? किरायों में फ़र्क है नहीं। इससे भी ज़्यादा बेहतर बात करूं तो हमने कस्टमर को फंसाया है। हो सकता है दूसरा बंदा 125 करके इतना ही ले रहा हो, हमने से क्या कहा है, यार पहला किराया तुम 100 दे देना, अगला 150 दे देना, अभी तुम्हारे हालात भी टाइट है, तो उसको हमने बुला लिया। मतलब कहने का ये है कि ये तरीका सही नहीं है। अगर आप ऑपरेटिंग लीज की बात कर रहे हैं, जो मैंने आपको पढ़ानी शुरू कर दी है, सवाल में तो हम क्वेश्चंस लगा कर डिसाइड करते हैं, तो ऑपरेटिंग लीज के अंदर क्या होगा, हमने किराए पे एसेट देना है, एसेट हमारी किताबों में ही रहना है। चुप कर जा 1 मिनट, खलो जा 1 मिनट। इन्फ्लेशन इफेक्ट नहीं है, होता तो वो बता देते। लेसर जो होता है ना वो बड़ा सियाना होता है, वो इफेक्ट भी लेके रखता है, ठीक है। मैं अभी अगला, किसने पूछा इन्फ्लेशन, अभी अगला सवाल करेंगे, आज ना भी किया तो कल कर लेंगे, या हो सकता है मैंने जो सवाल ओपन किया हुआ है अल्लाह करे उसमें ही ऐसा हो जाए। हाँ, तुम्हारा इन्फ्लेशन अभी सवाल में पूरा हो जाना है। अगला किराया कम भी हो सकता है, ये भी फंसाने के लिए हो सकता है कस्टमर को। देखो यार हम तो हर साल किराया कम कर रहे हैं। लेसर जो है ना ये बड़ा तेज़ है, कारोबारी आदमी है, इसने अपना हिसाब पूरा रखना होता है। मैं आपको बताऊंगा जब ये इम्प्लिसिट रेट जो गिवन होता है ये भी निकालता लेसर है, कैसे निकालता है मैं आपको बताऊंगा। वो अपनी सेटिंग रखता है, इतने का एसेट है, ये तो एसेट की मद में आने हैं, और एक जहन में ना उसके एक प्रॉफिट परसेंटेज होती है, यार मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट से इतने % कमाना है, वो कमा लेता है। अब कभी वो किराए कम ज़्यादा कर रहा है, कभी वो इंसेंटिव दे रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, ये सब फनकारियाँ होती हैं, अपना काम उसने पूरा रखा होता है, ठीक है। इसलिए इन्फ्लेशन नहीं है। अभी सवाल जो असल है ना वो भी दिखाता हूँ मैं, उसके अंदर डिफ्लेशन है,
फिर तो इसलिए मैं जो कह रहा हूं उसको वैसे ही समझो। क्या एसेट बराबर फायदा देने के लिए तैयार है, तो इनकम क्यों अलग अलग जाए, इनकम भी बराबर बराबर आनी चाहिए। ठीक है, मैं क्या कहने चला था, हाँ एंट्रीज दिखाने चला था। ये तो ये एंट्रीज करने लगे थे ना, एसेट खरीदा, फिर कैश डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट, एसेट हमारे पास ही है। ठीक है ना, तो वो मैं वही कह रहा हूं कि ये एंट्री जो है ये एंट्री करने लगे, लेकिन मसला क्या हुआ, मसला ये हुआ कि रेंटल बराबर नहीं है। अब एसेट तो वही है 2 साल के लिए, जो उसने पहले साल खिदमत करनी है उस लेसी की, दूसरे साल भी वही करनी है, तो फिर बराबर क्यों नहीं रख रहे। इसके लिए फिर स्टैंडर्ड ने कहा कि ये तरीका सही नहीं है, बल्कि इसकी गाइडेंस क्या है, एक छोटी सी वर्किंग करेंगे। इसके अंदर डेट और इंस्टॉलमेंट, बस ये 2 कॉलम होंगे। ये वाली लीज जब होगी ना, वैसे तो मैं ये लिख कर टेस्ट लगवाया करूँगा आपसे, ताकि अगर लीज फाइनेंस निकले तो आगे इंस्टॉलमेंट्स जी, बस ये 2 कॉलम बनाएंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर लीज फाइनेंस निकल आई तो इसके आगे प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और ओ भाईजान बैलेंस, और अगर इसके आगे ये फाइनेंस ना निकली, ऑपरेटिंग ही रही, तो इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, अब स्टैंडर्ड ये कहता है, ये सवाल नहीं है, ये सवाल का बच्चा है, सवाल अभी करते हैं हम। ठीक है, स्टैंडर्ड कहता है कि जी आपने 31 दिसंबर 2010 को रेंटल आया है आपको 100 का, और 31 दिसंबर या आएगा 11 को आएगा 150। तो ये क्या है, ये तो कैश आया, आपने ये कमाया नहीं। इसके लिए आप क्या करें, आप दोनों को ऐड करें। ठीक है, और रेंटल इनकम निकालें, रेंटल इनकम निकालें स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। स्टैंडर्ड ने ये लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, और साथ लिख दिया या जो अप्रोप्रिएट लगे आपको। तो आपके लिए क्या गाइडेंस है, सवालों में वैसे नहीं कहता, स्ट्रेट लाइन पर ही हम करते हैं, और अगर कोई वो बेसिस बदलेगा तो वो खुद बता देगा, इतने % कर लो या इस बेस पे कर लो। तो फिलहाल नॉर्मल ज़रा देख लें, स्टैंडर्ड ने क्या कहा है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर इसको भी रिकॉर्ड करो। तो रेंटल इनकम निकालोगे आप 250 डिवाइडेड बाय 2 साल, 2 साल है ना, और अगर 6-6 महीने बाद किराया आ रहा था तो फिर 2 साल में 4 दफ़ा आता, डिवाइड बाय 4 करते, 6-6 महीने बाद बुक करते, क्वार्टर होगा तो इसी तरह से, मंथली होगा तो इसी तरह से। ठीक है, तो फिलहाल जो ऊपर रेंटल्स आ रहे हैं, जितने नंबर ऑफ रेंटल्स हैं, इसको उतने से डिवाइड कर लो। तो फिलहाल तो ये 250 आ गया, ये 250 पर ईयर आ गया। ये पर 6 मंथ भी निकल सकता है, अगर डिवाइड बाय 6 मंथ्स करो, मतलब 2 साल ही होता, लेकिन 6-6 महीने बाद आ रहे होते किराए, तो 4 हो जाते। क्वार्टरली होता तो हर साल में 4, तो 8। ठीक है ना, तो 250 रुपये। अब 250 नहीं, सॉरी क्या कर रहे हैं आप, 250 तो टोटल आया था, सही तो लिखा था मैंने, 250 वो आंसर ही ना लिखा था जी। कितना आ गया 250 डिवाइड बाय 2, इतना जिद कर गया, मिटा ही नहीं रहा, गुस्सा कर गया, गुस्सा। करें जी ज़रा पॉज, इस पूरे सेशन में अभी तक नहीं किया था इसने। जी बच्चों माजरत, इसको कोई डेथ पड़ गई थी लैपटॉप को। 250 बटा 2 करें और कर दें 125। अच्छा, अब बच्चों मामला कुछ ऐसे है कि हमने एंट्रीज कैसे करनी है। हम कहेंगे कि जी जो आ रहा है उसको अलग रिकॉर्ड करो, जो कमा रहा है उसको अलग, यानी कि एंट्रीज को हमने तोड़ के कर लेना है। ठीक है, मैं फिर भी ज़रा जोड़ के पहले एंट्री करने की कोशिश करता हूँ। 31 दिसंबर 2010 पे कैश आया, बोलो कितना, 100, 150 वालों, और 31 दिसंबर 10 पर आपने रेंट कमा लिया, तो रेंटल इनकम आ गया कितना, 100 रुपया। अब ये मैंने तोड़ के एंट्री की है, आपका दिल है कि ये एंट्री ऐसे हो जाए, ऐसे ही है, बोलो आपका दिल है कि ये एंट्री इस तरह से होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, रेंटल इनकम
100 नहीं है, रेंटल इनकम तो आपने कमाई है 125, और दूसरा ये एंट्री को भी तोड़ दिया है। बेसिकली इस एंट्री को क्या किया मैंने, अब तोड़ दिया। मैं कह रहा हूँ कैश का आना अलग रिकॉर्ड करो, इनकम का कमाना अलग रिकॉर्ड करो, ठीक है। अब कैश आया तो हमने एंट्री कर ली, वैसे उसूली तौर पे एंट्री होनी चाहिए थी पहले रिसीवेबल की फिर कैश की। पहली बार ऐसे कर देता हूँ। एंट्री क्या बनी, रेंट रिसीवेबल डेबिट कितने से, 120 से, रेंटल इनकम क्रेडिट 125 से, ठीक है। और फिर जब ये कैश आ गया तो एंट्री करनी है आपने कैश डेबिट और रेंट रिसीवेबल क्रेडिट कितने से। अब फर्क तो आएगा, फर्क क्या है देख के बताओ। कमाया 125, आया 100, तो 25 रुपये फिर क्या बन जाएगा हमारा ये रेंट पर रिसीवेबल, ठीक है। अब मैंने रेंट रिसीवेबल का लेजर बनाना है। किसका लेजर बनाना है जी, रेंट रिसीवेबल का, चाहे उसमें रिसीवेबल आए चाहे अनअर्न्ड आए, ये तैयारी करवा रहा था असल में आपको, ठीक है। लेकिन आपके दिल में ये आ रही है कि पहले ये एंट्री क्यों नहीं की हमने, पहले हम इनकम की एंट्री करते, सेम डे पे आ रहा है मुझे पता है, लेकिन तोड़ के क्यों भाई, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं कहा ऐसे एंट्रीज करो। ऑपरेटिंग लीज करवाने के 100 तरीके हैं, हर बंदा अपने तरीके से करवाता है, लेकिन ये पिछली 4-5 अटैम्प्ट से इस तरीके से करवाया जा रहा है, ये आसान हो जाता है। सिर्फ पहली बार समझाते हुए थोड़ा सा होता है कि आप इस तरह से कर लो, ठीक है। अब ये अप्रोच ऐसी है कि सवाल जैसे मर्जी घुमा के दे दे, वो हमारा सवाल ईजिली हो जाता है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको मसाइल क्या पेश आते हैं। सबसे पहला मसला तो आपको ये पेश आता है, ये करें तो ये समझा दिया कि स्ट्रेट लाइन पे करें। फिर अगली बात आपको मसला पेश आता है कि 31 दिसंबर पर डायरेक्ट ही एंट्री कर लेते हैं सर। हम एंट्री कर लेते हैं कैश डेबिट 100, इनकम क्रेडिट 125 और रिसीवेबल 25। बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसे करोगे तो ये सवाल तो हो जाएगा, शायद एक आधा और भी हो जाए और फिर आगे घूम जाओगे, इसलिए तोड़ के रखना है। मेरा मशवरा है, बाकी जैसे मर्जी करो। बच्चों को ऐसे करवाया, उनको बहुत फ़ायदा हुआ हमेशा से, ठीक है। तो अब आप कोशिश करें कि वही बात मान लें जो उस्ताद कह रहे हैं, ठीक है। बाकी मैंने कहा जैसे वही बोला ये सही है, लेकिन ये सही कब तक चलेगा, हर सवाल में नहीं सोच, इतना तो हम तंग नहीं हो सकते। हमारी तो आदत है बस एक तरीका हो और बस पता हो ये वो सवाल है, चलो जी डालो फॉर्मेट में और चल सो चल, ठीक है। तो ये काम नहीं किया हमने क्या कर दिया, हमने तोड़ दिया। इनकम की अलग एंट्री और रिसीट की अलग। अब अगली तकलीफ आपको होगी कि सर पहले इनकम रिकॉर्ड करें फिर कैश रिसीव करें। असूल तो यही सही बनता है कि पहले सारा साल कमाया फिर आया, आपने पहले कैश लिख दिया है। तो इसके पीछे भी ये लॉजिक है कि एडवांस के सवाल में ये ज़रूरी होता है और रिसीवेबल में दोनों चल जाते हैं। तो हम वो काम करेंगे जिससे सवाल एडवांस में कहे एरियर में कहे, हम इस फॉर्मेट से चलेंगे, दोनों सवाल हो जाया करेंगे, ठीक है। मैंने कुछ वजूहात बताई, जो तकालीफ आपको आनी है वो तकालीफ बिल्कुल सही हैं और उनका हल वही है जो आपके जहन में आ रहा है, सही हल है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ऐसे कर लें, इससे एक फॉर्मेट पे सारे सवाल हो जाएंगे, ठीक है। तो पहली तकलीफ इसको तोड़ने वाली, मानोगे। दूसरी तकलीफ क्या होगी, सर लॉजिकल बात है, पहले सारा साल कमाया तो एंट्री करें रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट, फिर आया साल के एंड पे आखिरी दिन तो एंट्री करें कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। आपने पहले कैश क्यों लिख दिया है, तो उसका जवाब यह है, ये सवाल है एरियर वाला। इसमें तो दोनों चल सकते हैं क्योंकि सेम डेट पे ये एंट्री इधर रखो ये इधर रखो, कोई फर्क पड़ता है। लेकिन एडवांस का सवाल जब आएगा तो कैश ही पहले रखना है, तो वहां फिर क्या आप दोबारा से सोचोगे नए सिरे से, फिर सवाल में क्या ये देखते रहा करोगे ये कौन सा वाला सवाल है। जिंदगी में सुकून लेके आओ, एक तो एंट्री तोड़ के करो, दूसरा पहले आया फिर कमाया फिर घिसाया, तीसरी एंट्री भी होगी। क्या एसिड है ना आपका एसिड नहीं है भाई, ओ बोलो, एसिड है ना आपका एसिड है ये वो असल में ना वो बंद हो गया ना सारा कुछ, वो जो मैंने साथ में खोल के रखा हुआ था एंट्रीज वाला, उसके अंदर यही तो था। एसिड खरीदा, एसिड डेबिट कैश क्रेडिट, लेसी को नहीं, किताबों से नहीं निकाला, लेसी को नहीं दिया। अगला काम वो इनकम वाला, वो इनकम वाली जो एंट्री थी वो मैंने जरा तोड़ के लिख दी। इनकम वाली एंट्री में एक उसूल क्या लाए, स्ट्रेट लाइन के ऊपर रखो, दूसरी तोड़ के लिखो, तीसरी पहले आया फिर कमाया, और चौथी बात डेप्रिसिएशन तो पहले भी थी अब भी है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री आएगी इसके बाद, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2010 पर डेप्रिसिएशन डेबिट, अब पता नहीं एसेट कितने का था, मुझे क्या पता,
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये लो डेप्रिसिएशन भी हो गई। अच्छा, अब आप लोगों को एक मसला शायद हो रहा होगा, अच्छा दूसरी एंट्री भी कर दें दूसरे साल की, 31 दिसंबर 2011 आया तो वही उसूल, कैश आया, फिर रेंट कमाया और एसेट को घिसाया। रेंट जी रिसीव ज़्यादा हुआ है, हाँ कितना हुआ है 150, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं 150 कैश आया, और कमाया कितना, कमाया तो हम बराबर लेके चल रहे हैं, तो रेंट रिसीवेबल डेबिट और रेंटल इनकम क्रेडिट। इससे सिर्फ कंफर्टेबल होने की ज़रूरत है थोड़ी सी, उसके बाद सबसे आसान यही काम है, मुफ्त में ये नंबर मिल जाते हैं फिर आप, ठीक है जी। और एसिड को घिसाया एंट्री, एक और एंट्री आप कहोगे कर लेते, वो मैंने नहीं की, एसिड खरीदने की एंट्री, वो क्या हो गया एसिड डेबिट, और ये एसिड डेबिट कैश क्रेडिट, और ये एसिड इसका पीपीई है, ओके जी। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेशन ही रखो, एसिड भी कर सकते हैं वैसे जी। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली हम ये कर रहे हैं, कैश आया, रेंट कमाया और एसिड घिसाया, आया कमाया घिसाया जी। हाँ ये सब कुछ समझ भी जाया करो, मैं क्या पता नहीं, तो मैंने इतना अच्छा शेर बनाया, आया कमाया घिसाया, आप लोग पता नहीं क्या सोच रहे हैं बातें अब। अच्छा जी, अच्छा आप सुने, मामला पता है क्या है, मामला सिर्फ इतना सही है कि हमने ये दो एंट्रीज की हैं अलग अलग। ये एंट्री क्या थी, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, ये एंट्री कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, बस कैश वाली पहले कर दी। मैंने कहा आपको तकलीफ क्या होगी, पहले इनकम बुक करें सर फिर कैश, लेकिन हमने वो काम कर लिया कि हर सवाल अब होता रहेगा, ठीक है। तो एंट्री यही है जो डेटर के लेजर में करते थे, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, ठीक है। बस इसमें पहले कौन सी कर दो, एंट्री क्या बन गई, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, ठीक है। अब डेटर का नाम हटाकर रेंट रिसीवेबल और इधर सेल का नाम हटाकर रेंटल इनकम, इतनी सी बात है बस, ये इतनी सी ही है, जितनी कही है इतनी ही है, ठीक है। ये दो एंट्रीज कर रहे थे, बस पहले नंबर पे इसको करने लग गए। क्या एंट्री है जी, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, और दूसरी एंट्री इसकी कर लेंगे, डेटर डेबिट और सेल क्रेडिट, और यहां पे मैंने कहा डेटर को काट के कर दो रेंट रिसीवेबल, आपकी एंट्री बन जाएगी, और सेल को काट के कर दोगे रेंटल इनकम, तो ये आपकी यही एंट्रीज मैंने करवाई हैं। यानी अगर कभी भूल जाओ तो ये एंट्रीज हैं, ठीक है, यही एंट्रीज करवाई हैं आपको, गौर से देखो जरा, कैश डेबिट रेंट रिसीवेबल क्रेडिट, रेंट रिसीवेबल डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट, ठीक है। तो आया कमाया, ये बस याद रखना है, ठीक है। घिसाई की एंट्री भी कर लेंगे, तो इसका मतलब अगली बात भी वही है, अनअर्न्ड या रिसीवेबल निकालना है तो लेजर वही रखेंगे, कौन सा, रेंट रिसीवेबल, हर बार हर सवाल में नहीं बदल सकते ये भी, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह कल बनाएंगे लेजर। अब आज सवाल कर लेते हैं, जितनी बात की उसके मुताबिक जितना सवाल हो सकता है, आज सिर्फ एंट्रीज कर लेंगे, ठीक है। तो आया कमाया घिसाया याद रखते हुए सफ़ा नंबर 79 पे आएँ, क्वेश्चन नंबर 12 ओपन करें। इस सवाल में सिर्फ एंट्रीज करेंगे, P&L बैलेंस शीट नोट वगैरह सब कुछ इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ जो समझाया है सिर्फ वो कर लें, ठीक है। हाँ भाई, ये मेरे मार्कर्स हैं जो ना निकले मेरे, फिर अच्छा ये भी सही है, बदल लेंगे और क्या। एसेट इज परचेज्ड ऑन, ओ नो, MCQs रहते हैं थोड़े से अभी IAS 38 के, वो जब तक मैंने नहीं कराने कोई नहीं हुए, बेशक आसान वाले रह गए हैं, ठीक है। हाँ शुरू वाले कोई 10-12 रह गए हैं अभी, टेस्ट भी 2 हो गए हैं। एसेट इज परचेज, कोई एक दिन एक्स्ट्रा मिल लेंगे अब। एसेट इज परचेज ऑन 1 जनवरी 9 बाय लेसर फॉर 30,000, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज है 1 जनवरी 9, यूजफुल लाइफ इज 6 साल, लीज टर्म इज 3 साल, एनुअल रेंटल्स पेएबल इन एडवांस
8,000 टू बी रिड्यूस्ड बाय 5% एनुअली, आईडीसी पेड बाय लेसर एट द स्टार्ट ऑफ लीज इज 6,000। अच्छा जी, अब लेसर का सवाल है, जनरल एंट्रीज करो इन द बुक्स ऑफ लेसर, उन्होंने कहा है, ठीक है। तो एसेट लेसर खरीद रहा है 30,000 का, और ख़ुद देखो ना, वैसे सारे टेस्ट घर पे लगाना, आप टाइम कम है, मैं तो सवाल करवा लूँ, कल मैं कहोगे तो ये टेस्ट लगा भी दूंगा आपको ला के, ठीक है। वैसे अगर टेस्ट लगाओगे कहीं पे नहीं लिखा हुआ ओनरशिप में ट्रांसफ़र होना है मुफ्त में या पैसे देकर। फिर लीज टर्म कितने अरसे की है? 3, और यूजफुल लाइफ 6, तो ये तीसरा टेस्ट भी फेल है। फिर फेयर वैल्यू 30,000 है। पीवी ऑफ एलपी जब निकलेगी तो वो क्या होगी? देखो वो कहता है लीज रेंटल 8,000 है और ये भी कम होने हैं। मैं कहता हूँ पूरा 8,000 ज़बानी कर रहा हूँ, 8 तिया 24 बन जाना है, ठीक है। उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू लोगे तो उससे भी नीचे आएगा, हालांकि 8 तिया भी नहीं होना, कम होना है, तो ये भी कम ही आएगा इंशाल्लाह। घर पे टेस्ट लगा के देख लेना, घर पे इसकी प्रेजेंट। और हाँ, एक मसला ज़रूर है, एक मसला ये है कि डिस्काउंट रेट सवाल में गिवन ही नहीं है, तो उसका क्या हल है वो भी कल बताऊंगा। टेस्ट ना लगाना, फिलहाल मैं कह रहा हूँ ऑपरेटिंग लीज का सवाल है और इसको कर लेते हैं। कल सारे टेस्ट लगवाऊंगा इस सवाल पे भी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर रेट नहीं है, तो एक छोटा सा रूल लिखवाऊंगा। वैसे आज भी 5 मिनट बच जाते तो लिखवा देता, लेकिन आज नहीं बच्चे नजर आ रहे। चलो हाँ जी, सबसे पहले डेट और इंस्टॉलमेंट का कॉलम बनेगा। एनुअल रेंटल हैं और एडवांस में हैं। ओफो, ये तो पहला सवाल ही एडवांस वाला पकड़ लिया हमने, तो कोई बात नहीं, इसीलिए तो मैंने आपको तरीका ही वो सिखाया। क्या? पहले आया कैश, फिर कमाया रेंट, और फिर एसेट को घिसाने की एंट्री। तो अब सवाल चाहे एरियर में आए चाहे एडवांस में आए, हमारी बला से तैयारी वैसे हमने इसकी कर ली थी, सिखा मैंने दूसरा दिया, ठीक है, तो दूसरा भी हो जाएगा। फिर अब यकम जनवरी 9 को 8,000 आया, यकम जनवरी 10 को 5% कम होकर, और यकम जनवरी 11 को 5% मजीद कम होकर। तो वर्किंग वन कल टेस्ट लगाना होगा, इसलिए यहाँ से शुरू करते हैं। आप घर पे तो शुरू से वर्किंग करेंगे ना, आप तो पेपर के अंदर वर्किंग वन लिख के डेट इंस्टॉलमेंट आगे जगह खाली रखेंगे। मुझे तो पता है ना कि ये सवाल ऑपरेटिंग लीज का, इसलिए मैं कह रहा हूँ कल टेस्ट लगवाऊंगा, आज मैं यहाँ पे करके कर रहा हूँ। वर्किंग नंबर 1 डेट और इंस्टॉलमेंट। जी बच्चों, स्टार्टिंग यकम जनवरी 9 पर, एहतियातन पहली लाइन ना हो, जगह खाली छोड़ देना आप, मैं जो बता रहा हूँ कि इकट्ठा आगे चलाया करेंगे। यकम जनवरी 2009। जी इंस्टॉलमेंट 8,000 है। आगे वो क्या कह रहा है, ये इंस्टॉलमेंट एनुअल रेंटल जो है ये टू बी रिड्यूस्ड बाय 5% एनुअली है। तो यकम जनवरी 10 पर 8,000 में से माइनस कर दो 5% ऑफ 8,000, आपकी मर्जी है। इसको यूं भी कर सकते थे आप, ज़्यादा आसान काम, 8,000 का जैसे पसंद आए, जैसे पसंद आए जी 7,600, और यकम जनवरी 11 पर 7,600 को फिर, अब ये नहीं कहना कि 8,000 को ही फिर कम करें। 8,000 को कैसे कम करें, बस ठीक है 5% करते चले जी। 7,220, थोड़ा राउंडिंग की है जी, 2,2। अच्छा अब देखो बच्चों, पैसे जो हैं वो बराबर नहीं आ रहे, लेकिन एसेट तो हमने 3 साल के लिए दिया, बराबर ही फ़ायदा दे रहा है। अब ये भी कस्टमर घेरने के ही तरीके होते हैं। हर साल डिक्रीजिंग डाल दिया, अपना खाता पूरा रखा होगा उसने, रेंटली ऐसे रखे होंगे कि उसका रिटर्न पूरा मिल रहा होगा उसको, ठीक है। तो फिर यहाँ पे IFRS 16 क्या कहता है कि जी माजरत के साथ आपको रेंटल इनकम निकालनी पड़ेगी। रेंटल इनकम कैसे निकलेगी, 22,820 डिवाइडेड बाय 3 ईयर्स, आंसर इज 7,607। राउंड किया है, ठीक है, राउंड किया है, तो फिर कल पता लगेगा एंड पे शायद 1 आध रुपया बच भी जाए, तो उससे परेशान नहीं होना। चलें जी, अब काम शुरू करते हैं जी। यकम जनवरी 9 पर एसेट खरीदा, एसेट PPE है ये, अब डेबिट और कैश क्रेडिट। फिर किताबों से निकालना नहीं है, फिर इसको आने की एंट्री करें, फिर इसको कमाने की एंट्री करें, फिर एसेट की डेप्रीसिएशन। और चूंकि एसेट लेसर के अपने पास है तो डेप्रीसिएशन के लिए क्या यूज करोगे, और वो किधर है 6 साल।
लेकिन ये बड़ी मुसीबत है बीच में आ गई, पता नहीं अब इसका ट्रीटमेंट भी आज सीखना है। आईडीसी का ट्रीटमेंट इकट्ठा कर रहे हैं फ़िलहाल, तो मैंने सिर्फ आपको सिखाया है आईडीसी का ट्रीटमेंट लेसी के सवालों में। लेसर फाइनेंस में भी नहीं सिखाया, उसका भी मौका आएगा, लेकिन आज लेसी वाले सवाल में आ गया तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक सवाल चलता है चलाते हैं। ओके जी, नहीं इग्नोर पैसे पे किए हैं 6,000 रुपये, तो ये 6,000 भी देखो ना, आप एसेट ख़रीदो, उसके लिए को वकील को पैसे दे दो तो उसकी कॉस्ट में ऐड होता है ना। ये ज़रा डिफरेंट मामला ये है कि वकील को पैसे शायद लीज़ के लिए दिए होते हैं, आईडीसी है पेड बाय लेसर एट स्टार्ट ऑफ लीज़, तो बस इसका फ़ायदा लीज टर्म पे रखना है, ये बता देता हूँ अभी। ठीक है, तो पहली एंट्री होगी एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 30,000, दूसरी एंट्री एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 6,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009 जी। एसेट खरीदें, यकम जनवरी 9 पर एसेट खरीदें, एसेट डेबिट करेंगे फेयर वैल्यू से। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है ये ऑपरेटिंग लीज है। लेसी की किताबों से हमने एसेट को नहीं निकालना। ठीक है भाई, ऑपरेटिंग लीज आज शुरू हुई है, और वो भी शायद पूरी आज सवाल में बात ही ना हो सके, ये कल भी चलेगी, फिर परसों जाके कहीं नॉर्मल होगी। ठीक है ना, हर चीज़ पहले शुरू में ज़रा तंग करती है जी। कितना 30,000 से एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट। जो वकील को पैसे दिए वो आपको फ़ायदा देंगे, इकट्ठा फ़ायदा मिल नहीं गया, वो फ़ायदा मिलता रहेगा, वो भी एसेट है, फ़िलहाल उसको भी एसेट बनाएं। ठीक है, यकम जनवरी 2000, आगे जाके देखते हैं फ़ायदा कितने अरसे आना है वो देख लेंगे। यकम जनवरी 2009 पर एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, ये कौन सा कैश है जी, वो जो आईडीसी के लिए पे किया, कितना है जी 6,000 है जी। ठीक है, अब वही काम जो सिखाया था, जो कैश आया है पहले उसकी एंट्री करें। आज तो देखो करनी भी वही पड़ रही है, इसीलिए मैंने कह दिया पक्का एक जुमला याद रख लिया, कैश आया, रेंट कमाया, एसेट घिसाया। अब ये सवाल एडवांस का हो, एरियर का हो, होता चला जाएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग लीज वरना मुश्किल में डाल देती है बच्चों को, इसी वजह से थोड़ा सा चेंज होने से। हमने नहीं चेंज करना, हमारा एक ही उसूल ऐसा बन गया कि जिसके अंदर सारी सिचुएशंस कवर हो जाएंगी, तो हम ज़रा ईज पे चले जाएंगे। ठीक है, बस यहाँ डेट का ध्यान रख लेना, अभी यकम जनवरी पे है ना, 31 दिसंबर ना लिख देना, ये मेहरबानी करना, उस सवाल में मैंने 31 दिसंबर लिखा हुआ था। ठीक है, तो कैश किस दिन आया, यकम जनवरी 2009 पर, तो कैश आने की एंट्री कैश डेबिट रेंट रिसीवेबल क्रेडिट। कल एक रूल भी लिखवाऊंगा जिसमें हम लिखेंगे कि फॉर बोथ रेंट रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड वी हैव यूज्ड द वर्ड रेंट रिसीवेबल। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आएंगी। ये क्या है जी, रेंट रिसीवेबल जी, कितना 8,000 कैश आया। उसके बाद 31 दिसंबर 9 पर अब आपने कमाया है, एक साल एसेट यूज़ करने के लिए दे लिया, फिर ही कमाया ना। अब कमाया की एंट्री क्या है, रेंट रिसीवेबल डेबिट और रेंटल इनकम क्रेडिट। और ये स्टैंडर्ड ने हम पे पाबंदी लगा दी है कि ये कैश की बेस पे नहीं, ये स्ट्रेट लाइन बेस पे रिकॉर्ड करना है, तो 7607। बिल्कुल ऑब्वियस सवाल आपके दिमागों में आ रहा है, इसका मतलब ये होगा कि हमने पैसे ज़्यादा रिसीव किए और कमाए कम हैं, तो इस ईयर के एंड पे हमारी किताबों में अनअर्न्ड होना चाहिए। बिल्कुल होगा जब बैलेंस शीट बनाएंगे। तरीका बताऊंगा, लेजर जैसे डेटर का नहीं बनाया आज, वैसा ही लेजर बनाया करेंगे रेंट रिसीवेबल का, खुद से अनअर्न्ड रिसीवेबल निकलेगा। सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो कोई एंट्रीज के अलावा काम करवा नहीं रहा, तो फिर इसको क्या सोचना। असल सोचने वाली बात यह है जिसको सोचेंगे आप और परेशान होंगे और फिर मैं छुट्टी दे दूंगा। और वो सोचने की बात क्या है, हम करने लगे हैं एसेट को डेप्रीशिएट। ज़रा सबकी तवज्जो चाहिए प्लीज़। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट करना है। और एसेट में ज़रा भाई नोट ना करना प्लीज़, एक मिनट, 30,000 था प्लस 6,000 आया। अब मैंने कहा कि एसेट को डेप्रीशिएट करें
ओवर यूजफुल लाइफ। तो यूजफुल लाइफ कितनी है? तो ये सही है, क्या मसला है? एसेट 6 साल की लाइफ वाला है, लेकिन इस लीज के अंदर हमने 3 साल के लिए दिया है, और इस लीज के स्टार्ट के ऊपर जो है वो लेसर ने ये पेमेंट की है। मतलब ये एग्रीमेंट करने के लिए मिसाल के तौर पे वकील साहब को पैसे जैसे दिए, तो ये 6,000 का फ़ायदा तो 3 साल पे आना है, 6 साल पे आना ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपने किया था ना, ये सही नहीं है। इस 6 को यहाँ से निकालें, इसको इधर ले आए, ये एसेट तो 6 साल फायदा देगा, वहाँ से वापस आएगा, नए को दे देंगे लीज पे, और फिर उस वक्त अगर कोई आईडीसी पे करेंगे तो वो फिर उस वक्त एसेट बना के जो जितनी लीज टर्म होगी उस पर डेप्सिट करेंगे। इसने तो 3 ही आना, कोई मसला नहीं हुआ इस बात से। मैं तो कहा तलवारें निकल आएंगी इस पर, वाकई कोई मसला नहीं हुआ। ओके, बताओ फिर आंसर 7,000 और 7,000। बस 1 साल की और एंट्री करने दो मुझे। पहली एंट्री कोई नहीं होगी, दूसरी एंट्री कोई नहीं होगी, तीसरी एंट्री बिल्कुल होगी। आया, कमाया, घिसाया, ये एंट्री तो चलेंगी। तो सॉरी, यकम जनवरी 2010, ये फॉर द ईयर एंडेड। तो जी बुनियाद पड़ गई ऑपरेटिंग लीज की। अब बस कल प्रैक्टिस करेंगे, एक सवाल एक ही बोर्ड के ऊपर कोशिश करूंगा सवाल हो जाएं दोनों, एडवांस वाला एरियर वाला, एक ही को बल्कि करके फ़ौरन बदल देंगे। आप देखोगे इस अप्रोच की वजह से 1 मिनट में बोर्ड के ऊपर सवाल बदल दूंगा मैं। आप तो शायद नोट करें दोबारा, 4 डेट्स बदलनी है 4 जगह पे, बस काम पूरा हो जाना। तो ज़िंदगी आसान करने के लिए थोड़ा सा आज मुश्किल में डाला आपको, थोड़ा सा आप लोगों के दिमागों ने सोचना शुरू किया था। मैंने कहा रहने दो, जो तो कहना सोचो तो सोच दे नहीं, लेकिन आपकी सारी सोचों को मैंने कहा बिल्कुल ठीक नहीं, बस ये हल है बहुत सारी मुश्किलों का, इसलिए ये कर लें। तो यकम जनवरी 2010 कैश आया, कैश डेबिट, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट, वो कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। अब कितना कैश आया? 7,600। बेशक जितना मर्जी आता रहे जी, हमने तो स्ट्रेट लाइन पर कमाया को रिकॉर्ड करना होता है। तो 31 दिसंबर 2010 पे हम एंट्री करेंगे रेंट रिसीवेबल डेबिट और रेंटल इनकम क्रेडिट। कितने से जी? 7607, 7607। और एसेट अब 31 दिसंबर 10 पे जब घिसेगा तो डेप्रीसिएशन आ जाएगी 7,000। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, 7,000 और 7। इसको पूरा भी करेंगे, इसका लेजर भी बनाएंगे, इसकी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट भी बनाएंगे, नोट शोट जो आप कहेंगे सब बनेगा। पर फ़िलहाल बस इतना ही। अब आप ना फ़िलहाल होमवर्क में कोई इसका सवाल ना लें, ठीक है, बल्कि आप इसी सवाल को जितना करवाया कोशिश करके ज़रा स्पीड से करें, और बस कोशिश करें कि ये अप्रोच आप इसको बस हज़म कर लें ताकि कल फिर हम इसको लेकर आगे चल सकें। ठीक है, एक आधा MCQ तो हो सकता है। अच्छा जी, बुक्स बंद हो गई हैं। बुक्स बंद हो भी गई हैं ना, तो मैं बताता चलूँ कि ये 12 जो है ये आफ्टर कंसोलिडेशन करना है। क्योंकि SL हैज़ अ ब्रांड विच इज़ लाइबली वैल्यूड बाय HL, जो कि असल में ना ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रीटमेंट पूछ रहा है। ये हमने करना है, हमारे सिलेबस में, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, लेकिन अभी वक्त नहीं आया। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी रिकॉर्डेड एज एन इंटेंजिबल एसेट? पेटेंट ऑफ अ न्यू ड्रग, लाइसेंस ऑफ अ न्यू वैक्सीन, स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग कोर्सेज। नहीं, तो ये 1 और 2 यानी ए। विच 2 ऑफ द फॉलोइंग? बस अब इसके बाद कितने सफ़े रह जाएंगे? 2 सफ़े। ओके, करीब आ रहे हैं। चलो ये सफ़ा तो ख़त्म कर लो, किधर गया? Which 2 of the following factors are reasons why key staff cannot be capitalized? कहता है आपके की स्टाफ जो हैं वो कैपिटलाइज क्यों नहीं किए जा सकते एज एन इंटेंजिबल? दे डू नॉट प्रोवाइड एक्सपेक्टेड फ्यूचर इकोनॉमिक। नहीं यार, वो प्रोवाइड करते हैं यार,
प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड तो कर रहे हैं कि नहीं, दे कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, ये मसला है। देयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली, दे आर नॉट सेपरेबल, तो ये हैं, ठीक है, सेपरेबल तो ये हैं, मेरे ख्याल में तो ये दो ही बनते हैं। क्योंकि देखो जो आपके की एम्प्लॉयज़ हैं वो आपको फ़ायदा तो दे रहे हैं, आपको फ़ायदा नहीं देते की एम्प्लॉयज़, आपको फ़ायदा दे रहे हैं, ठीक है, और वो सेपरेबल भी हैं, मतलब उनको अलग करके आप बिज़नेस को अलग बेच दें, उनको अलग बेच दें, तो अलग सेपरेबल भी हैं, ठीक है, और फ़ायदा भी देते हैं। लेकिन ये दो चीज़ें नहीं हैं जिस वजह से इनको एज इंटेंजिबल रिकॉर्ड नहीं करते। चलें ठीक है जी, अब 9 से ऑनवर्ड्स कल। अल्लाह हाफ़िज़।